हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 17। और इससे पहले जो है हम 16 चैप्टर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले वाली वीडियोस में। अगर किसी को उनका वीडियोस का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैंने क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज के नाम से जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप वहां से कोई भी जो चैप्टर है वो इजिली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज का क्या मतलब है, ई बिजनेस का क्या मतलब है, ई कॉमर्स का क्या मतलब है। ये तो ऐसी बातें हैं कि जो आप जर्नल अपनी लाइफ में भी आप ये काम करते ही हो, ठीक है। अब ई बिजनेस में क्या है, अब एक तो बिजनेस क्या होता है कि हम ऑफलाइन तरीके से बिजनेस करते हैं, अपना मार्केट में जाके बैठते हैं, एक शॉप लेते हैं, ठीक है, या अपनी लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, वहां पे कस्टमर आते हैं, वहां पे हम अपनी गुड्स जो है वो बेचते हैं। एक तो हो गया, ठीक है, बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस। अब क्या हो गया बिजनेस, अब बिजनेस जो है वो इंटरनेट की हेल्प से होता है। इंटरनेट पे हम अपनी जितनी भी गुड्स होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम वो इंटरनेट पे डाल देते हैं, ठीक है। और वहीं से हमारे जो कस्टमर हैं वहां से उनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, अपना देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, प्राइजेस देख लेते हैं, कॉम्पिटिटर के जो हमारे जो कॉम्पिटिटर है अदर्स, ठीक है, उनके गुड्स के साथ, उनकी क्वालिटी के साथ, उनके प्राइस के साथ कंपैरिजन करके वो भी गुड्स का लेने का डिसीजन ले लेते हैं कि किसकी गुड्स हमें लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ई बिजनेस है वो किस तरीके से होता है, वो इंटरनेट की हेल्प से बिजनेस किया जाता है, ठीक है। अब देखो ई बिजनेस में एक जो डिलीवरी है और एक है पेमेंट मैकेनिज्म। अब देखो आपको पता है कि जो डिलीवरी है वो किस तरीके से होती है, वो अब आपने कोई सॉफ्टवेयर मंगाया है, ठीक है। अब डिलीवरी भी दो तरीके से हो सकती है। अब आपने मान लो कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है या कोई आपने फिल्म देखनी है, तो आपको फिल्म लेके वो आपके घर तो आने से रहा कोरियर बॉय वो क्या करते हैं, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप एक तरीके से डिलीवरी हो गई। और एक है अगर आपने कोई सामान मंगवाया है, आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगवाया है, मान लो आपने मार्कर्स का एक डिब्बा मंगवाया है या कुछ भी आपने कोई कॉपीज मंगवाई है या आपने कोई बुक मंगवाई है, तो कोरियर बॉय आएगा, ठीक है, आपने जिस भी वेबसाइट से मंगाया होगा वो आएगा, आपको देके आपको जाएगा। तो इस तरीके से वो आपकी डिलीवरी करेगा आपके गुड्स की, ठीक है। और इसके अंदर जो पेमेंट मैकेनिज्म है, अब आपको पता है आपके पास पेमेंट के भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो आप कैश ऑन डिलीवरी, जब वो कोरियर बॉय आते हैं आप उसको दे देते हो, ठीक है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो जब आप पेमेंट इस तरीके से करते हो तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट कटवा देते हो अपनी किसी भी गुड्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। अब आगे देखो ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू कंडक्ट ऑल द कॉमर्शियल एक्टिविटीज। इसके अंदर वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो हम किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं। जैसे कि हमारी गुड्स के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर प्राइस के बारे में चाहिए या फिर ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में लेना है या फिर पेमेंट कितनी होगी, तो ये सारी क्वांटिटीज, ये सारी बातें ये हमें कहाँ से मिल जाती है, हमें इंटरनेट की हेल्प से मिल जाती है, ठीक है। अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, एक तो होता है B2B कॉमर्स, B2C, C2C। B2B का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में क्या है कि एक पर्सन बिजनेसमैन होता है और दूसरा पर्सन भी बिजनेसमैन होता है। एक पर्सन जो है वो क्या करता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब दूसरा बिजनेसमैन क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को यूज करके वो फिनिश गुड्स में वो गुड्स को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आपस में काम चल जाता है। तो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। एक होता है बिजनेस टू कॉमर्स, B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर जिसको कह सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमने मान लो अमेजोन से कोई सामान मंगवाया, तो वो बिजनेसमैन जो है वो सामान भेजेगा, ठीक है, और आएगा कहाँ पे, कस्टमर के पास। तो इसके आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक है C2C कस्टमर, पहले वाला भी कस्टमर है, दूसरा भी कस्टमर है। एक सामान कस्टमर बेचना चाहता है, दूसरा कस्टमर उस सामान को खरीदना चाहता है। इसके अंदर आप पुरानी बुक्स वगैरह भी जो है वो आप सेल करते हो, ठीक है। जैसे OLX पे भी आप वैसे भी कोई भी पुराना सामान डाल देते हो तो आपको बिक जाता है। तो पहले वाला भी कस्टमर है, दूसरे वाला भी कस्टमर है। तो इस तरीके से आपके स्कोप है ये बिजनेस के। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स के, वर्ल्ड वाइड रीच। अब आपको पता है ई कॉमर्स में ये तो है नहीं कि आपका सिर्फ जिस भी स्टेट में रह रहे हो आप सिर्फ वहीं बिजनेस कर सकते हो, आप ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी बिजनेस उसका कर सकते हो, आपके साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये तो नहीं है, एक तो हमें जाना भी नहीं पड़ता कस्टमर को, और वो इजीली हमें आके हमारा एड्रेस हम फिल कर देते हैं और वो हमारे एड्रेस पे वो माल जो है डिलीवर हो जाता है।
नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ द सप्लाई चेन। अब देखो पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके बाद कौन होता है हमारा होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर्स के बाद फिर कस्टमर। अब सीधा जो है जहां से मैन्युफैक्चर होता है सामान वो कस्टमर के पास भी आ जाता है, ठीक है, कई बार तो इसमें जो है बीच के मैन्युफैक्चर वगैरह जो है, बीच के जो हमारे होलसेलर रिटेलर्स है वो कम हो जाते हैं। एक तो अगर वो बीच में होते हैं तो वो अपना कमीशन लेते हैं, अपना प्रॉफिट चार्ज करते हैं, तो सामान और महंगा हो जाता है। अब इसमें ई कॉमर्स में तो ये कुछ होता ही नहीं है। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप इजीली कर सकते हो। आप अपनी इंफॉर्मेशन उसके प्रोडक्ट की इंटरनेट पे डाल दो, सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को अवेलेबल है, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ होने के तो कोई चांस ही नहीं। और जो 2-3 पॉइंट है वो यहाँ पे है, क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट। अगर किसी कस्टमर को कोई डाउट होता है किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है कि हाँ भाई मेरे को ये डाउट है और मेरे को इसके बारे में बताओ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन साथ के साथ दे भी देते हैं। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता, हमारा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब क्या है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर भी गुड्स की जो डिलीवरी है वो हो जाती है, ठीक है। जहां पे मार्केट नहीं होती वहां पर भी गुड्स जो है इसलिए डिलीवर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स। क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम या हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए ताकि हम अपने गुड्स देखें वो, ठीक है। प्रिपेयरिंग द वेब पेज, एक वेब पेज भी क्रिएट होना चाहिए जिसको हम होम पेज भी कहते हैं, जिसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। जैसे अगर आपने अमेजोन से कोई सामान मंगवाना है तो अमेजोन पे सामान मंगवाने के लिए पहले आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए जिसके अंदर आप देखोगे, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई वेब पेज भी होना चाहिए जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है वेब डायरेक्टरी। वेब डायरेक्टरी में क्या है? वेब डायरेक्टरी में क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, आपको एक एड्रेस भी तो पता होना चाहिए। अगर आपने मान लो अमेजोन से सामान मंगाना है तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि अमेजोन कहाँ से खुलेगा, किस तरीके से सामान ऑर्डर करना है, तो इसमें ये वाली बातें आती है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटसोर्सिंग ऑफ सोर्सेज। आउटसोर्सिंग ऑफ सोर्सेज का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ हमें स्पेशलाइज्ड अगर हमें कुछ चाहिए है, ठीक है, कुछ सर्विसेज अगर हमें चाहिए तो देखो एक तो हमें अपने बिजनेस में बहुत सारा काम करना पड़ता है, हमें सामान बनाना भी पड़ता है, हमें सामान खरीदना भी पड़ता है, कहीं से रॉ मटेरियल कहीं से सामान बेचना भी पड़ता है, हमें फाइनेंस की भी जरूरत होती है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना भी होता है तो हमें एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत होती है। तो हमें ये बहुत सारी सर्विसेज जो है वो चाहिए अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब हम ये सारी एक्टिविटीज कई बार हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये सारी एक्टिविटीज खुद ही करने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो तो ये सब खर्चा अफोर्ड कर लेती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज है इतना खर्चा अफोर्ड करने की उनकी हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये वाली जो स्पेशलिटी जो है, ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हमें उन लोगों से ही लेनी चाहिए ना जो इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, जो पर्सन ये काम रोज की रोज करते ही हैं। तो कई लोग तो क्या करते हैं, ये वाली जो आउटसोर्सिंग वाली जो सर्विसेज है वो अपने बिजनेस के अंदर ही ले लेते हैं, और कई बार ये जो सर्विसेज है वो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करवानी है, हमें ऐड करवानी है, तो कई बार तो ये अपना डिपार्टमेंट खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खोल के रखते हैं, लेकिन कई बार क्या है ये काम ये किसको दे देते हैं, एड एजेंसी को। क्यों दे देते हैं एड एजेंसी को? क्योंकि इनको पता है कि अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, इनको इस काम की अच्छी नॉलेज है, ये अच्छी एड तैयार करके देंगे, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, ये एड एजेंसी को ये काम सौंप देते हैं। तो इनकी मर्जी है कि इनके अगर डिपार्टमेंट है अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो ये काम खुद कर लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो ये काम बाहर से करा लेते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज के डिपार्टमेंट है ही नहीं तो सर्विसेज तो हमें लेनी है, अपने प्रोडक्ट की ऐड तो करानी है, तो कहाँ से कराएंगे? बाहर से सर्विसेज ले लेंगे। नेक्स्ट के स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अब आपको पता है एड एजेंसी है, उसका रोज का काम ऐड बनाना ही है, आपकी नहीं किसी और की तो बनाती ही होगी वो, तो अपने काम में क्या है वो स्पेशलाइज्ड है। चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, उसका रोज का काम है कि हाँ भी उसने ये काम करना ही है, और अगर आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट बनाते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, और अगर आप दूसरों से करा लेते हो तो ठीक कॉस्ट में आपको वो पड़ जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर। अब देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये खुद से एडवर्टाइजमेंट वाला भी काम खुद ही लेके बैठ जाओ, बैंक वाला भी काम खुद ही लेके बैठ जाओ, तो यानी कि जिस काम के लिए आप खुद का बिजनेस कर रहे हो आपका मेन फोकस उस पर नहीं रहता फिर,
ठीक है, आप उन दूसरी चीजों में लगे रह जाते हो इतने टाइम में, ठीक है। इतने टाइम में अगर बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो भी आपके हाथों से निकल जाती है। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है कि आपको ये सर्विसेज जो है वो बाहर से ले लेनी चाहिए, ताकि आपका मेन फोकस किसके ऊपर रहे, मेन फोकस आपका अपने बिजनेस के सही गोल के ऊपर रहे और आप अपना काम इजी वे से कर सको। अभी हमारा जो है थोड़ा सा टॉपिक और रह रहा है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का, इतना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब हमें इन स्पेशलाइज सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही क्यों है? ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। अब हमें अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिलती हैं। हो सकता है कि अगर हम खुद से ये काम करें हमसे इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए, ठीक है। जो कोई रोज का ये काम करता ही है अपना डेली बेसिस पे। अब देखो जैसे कि हमें ऐड करानी है तो ऐड एजेंसी तो डेली बेसिस पे ऐड बनाती ही है, वो तो अपना काम अच्छे तरीके से करेगी ही। तो हमें किसकी सर्विसेज मिलती है? हमें गुड क्वालिटी की सर्विसेज मिलती है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। अब अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनका एक डिपार्टमेंट बनाए, एड एजेंसी का अलग, फाइनेंस का अलग, तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट बनवाते हैं तो हमारे लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इससे बेटर तो क्या है हम बाहर से सर्विसेज ले लें, ठीक है, वो हमें अच्छी भी मिलेंगी। नेक्स्ट है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस के जो ओनर्स है वो अपने सही काम में लगेंगे ना, जो उनको करना है, फालतू का काम करने की भी इनको जरूरत नहीं है, ये बाहर से सर्विसेज ले लेते हैं। तो ये है इसकी नीड। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है फाइनेंशियल में कि हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो हमें आउटसोर्सिंग सर्विसेज हमें इनसे मिलती है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास फैक्टरिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। अब जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है ना, इसके अंदर जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसके रिगार्डिंग? अगर आपको मान लो कोई शेयर्स या फिर कोई डिबेंचर्स अपने सेल करने हैं, ठीक है। अब आपके पास +2 में आएगा शेयर्स और डिबेंचर्स जो आपको अगर सेल करने हैं तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म लोगों को भेजने पड़ते हैं, उनसे कलेक्ट भी करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी चिंता रहती है कि हमारे शेयर्स बिके तो बिक भी गए सारे, अगर नहीं बिके तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे? हमें अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो अंडरराइटर क्या करता है? अपना कमीशन लेता है और वो कहता है कि अगर आपके शेयर्स बिक गए तो ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे शेयर्स हम ले लेंगे और बदले में ही आपसे क्या ले लेते हैं? कमीशन ले लेते हैं। तो ये सारे काम जो है वो कौन करता है? मर्चेंट बैंक आपके सारे के सारे काम करता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब लोगों को सपने नहीं आ रहे कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपके प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, ठीक है। अब आपने गुड्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बना दी लेकिन आपने लोगों को बताया नहीं तो उसका फायदा ही कुछ नहीं है। अब आपको उसके लिए ऐड तो देनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है, अब आप ऐड खुद से बनाओ या ऐड आप ऐड एजेंसी से बनवाओ। अब अगर आपको चाहिए कि हमने बहुत अच्छी ऐड बनानी है, हमें स्पेशलाइज लोगों की सर्विसेज लेनी है, तो हम इनके पास जाके, ये एड एजेंसी के पास जाके एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोरियर सर्विसेज। अब आजकल तो कोरियर जो है, पहले तो गवर्नमेंट के उसमें होते थे, अब आजकल तो प्राइवेट कोरियर वाले भी आ गए हैं। अब जो कंपनी वाले हैं वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ये हमारे ऑफिस से आके ही ले जाते हैं। इजिली पार्सल वगैरह हम कोई भी सामान कर सकते हैं। अब देखो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब कस्टमर के सपोर्ट के लिए भी कुछ दी गई है सर्विसेज। अब आपको पता है कि कस्टमर तो मार्केट का किंग है, उसको तो सेटिस्फाई हमें करना ही करना है। अब उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे? या तो जो सर्विसेज है, अब आपने देखा भी होगा, आप दुकान पे जाते हो, जब आप चाहते हो ना कि होम डिलीवरी हो तो हम उसको होम डिलीवरी देंगे। और अब वो चाहता है कि अगर बाय चांस जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा वो मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया तो वो चाहेगा ना कि हाँ भाई मेरे को सेल करने के बाद भी, सेल होने के बाद भी प्रोडक्ट मेरे को ये जो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या जिससे भी आप सामान खरीद रहे हो, आप चाहोगे कि हमें वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, सेल के बाद भी हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सब कस्टमर को हमें ये सर्विसेज देनी पड़ती है क्योंकि कस्टमर को हमें सेटिस्फाई रखना पड़ता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा बिजनेस करने का कोई फायदा है ही नहीं। तो ये है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।